नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले इंग्लिश के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 देखे थे। आज उसका पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब तक देखे थे। नाउन से लेकर एडवर्ब तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड्स जो शब्द होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, शब्द। तो ऐसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, पढ़ाने के क्रम में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी बोलने में या कभी लिखने में। जैसे मैं पिछला वीडियो देख रहा था तो उसमें मैं बोल कुछ और रहा हूँ और एक गलती हो गई थी। जैसे मैंने लिखा था मंटू प्लेज, तो प्ले लिख दिया था, एस छूट गया था। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा और आप इतना सीख गए हैं और आगे सीखेंगे तो उसको जो है और समझ जाएंगे। दोस्तों, हम लोग नाउन से लेकर एडवर्ब तक देख चुके थे और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वर्ड्स को जिन्हें हम हिंदी में तो नहीं कह सकते, हिंदी भाषी लोग शब्द कहते हैं। मतलब हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द है उससे मिलती जुलती चीज़ यहाँ वर्ड्स है। तो वर्ड्स को उनके काम के आधार पर हम लोग 8 भाग में बांटते हैं और उन 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। हर भाग, प्रत्येक भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, जिसे हम शब्द भेद भी कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, जैसे मैंने प्रोनाउन में बताया था कि उसमें 2 वर्ड है, प्रो प्लस नाउन। उसी प्रकार से यहां भी 2 वर्ड है। मतलब मोटे तौर पे प्रीपोजिशन मतलब किसी चीज के पहले आना, इसका पोजीशन किसी चीज के पहले। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दोस्तों जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो सेंटेंस का बाकी वर्ड होता है उससे कराता है। ठीक ना? आपसे कोई इंग्लिश में पूछे तो आप क्या कहेंगे? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence। ये सिंपल डेफिनेशन है, कुछ किताबों में लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन किसी वर्ड के पहले आता है और खास करके नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्द से कराता है। मतलब मेडिएटर का काम करता है। जैसे किसी की शादी होती है तो शादी में क्या होता है? एक होता है मेडिएटर जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष को मिलाता है, उसके बीच संबंध कायम कराता है। यही काम यहाँ प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन का काम भी है कि 2 शब्दों में एक संबंध स्थापित कर देना, उनका पोजीशन कैसा है, किस रूप में है, ये दिखा देना। ठीक ना? तो whenever you are asked to define preposition, you can simply answer, you can simply say a preposition is a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence। ठीक ना? उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे, समझ में आएगा। जैसे हम कहें
अब देखिएगा, यहाँ हम ब्लैंक छोड़े हुए हैं। द बुक इज डैश द टेबल। यहाँ कुछ न लिखा जाए तो सेंटेंस क्या होगा? द बुक इज द टेबल, मतलब किताब टेबल है। ऐसा होता है क्या? शायद नहीं। यहाँ हम ऑन लगा दें तो क्या हो जाएगा? द बुक इज ऑन द टेबल। तो मतलब किताब कहाँ है? टेबल पर है। तो किताब का पोजीशन टेबल से दिखा रहा है। कहाँ? तो टेबल के ऊपर। या हम कह दें, अंडर लगा दें तो द बुक इज अंडर द टेबल। किताब कहाँ है? तो टेबल के नीचे है, रखा हुआ ऐसे ही। तो ये ऑन, ये अंडर क्या करता है? इस बुक और इस टेबल का रिलेशन बता रहा है कि इनमें क्या पोजीशन है, इन दोनों में, इनके बीच क्या रिलेशन है। तो किताब टेबल के या तो ऊपर है या नीचे है। ऑन लगाएंगे तो ऊपर है और अंडर लगा देंगे तो नीचे है। प्रीपोजिशन के बारे में एक बार जान लीजिएगा दोस्तों। कुछ तो नियम है, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, इसमें भी कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको याद करना पड़ेगा। जो आप कहते हैं हिंदी भाषी लोग रट्टा मारना, तो रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास प्रीपोजिशन कुछ खास नाउन के साथ आते हैं। उनका कोई नियम नहीं है, वो मान लिया गया है। अब होगा वहाँ कुछ इंग्लैंड में, यहाँ तो किसी किताब में नहीं लिखा। और हम लोग भी किताब पढ़ के ही बताते हैं, पढ़ाते हैं। जिन्होंने हमें पढ़ाया है, थोड़ा बहुत सिखाया है, वो भी किताबें पढ़ते हैं। तो कुछ तो प्रीपोजिशन का नियम है, एकदम से नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनको याद करना पड़ेगा। और नियम ही मान लिया गया है, कुछ सर्टेन नाउन्स हैं जिनके साथ, सर्टेन मतलब निश्चित, खास तौर पे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ कुछ पार्टिकुलर प्रीपोजिशन आते हैं, वही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। कुछ सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ कुछ सेलेक्टेड प्रीपोजिशंस हैं, वही आएंगे। कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ सेलेक्टेड प्रीपोजिशन है, वही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। बाकी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये सब जो है प्रीपोजिशंस हैं, इनको हम बताएंगे। उसका कुछ नियम है, अदरवाइज कुछ को याद करना पड़ेगा। तो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें, कैट को छोड़िए, द फैन इज डैश आवर हेड। यहाँ कुछ न लिखें तो द फैन इज आवर हेड, मतलब पंखा हम लोगों का सिर है, सर है, नहीं ना। यदि हम यहाँ लिख दें ओवर तो क्या होगा? द फैन इज ओवर आवर हेड, पंखा हम लोगों के सर के ऊपर है। ओवर और ऑन में अंतर ये है, मैं आगे बताऊंगा जब प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या रूल है। अभी तो परिचय हो रहा है ना, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक परिचय करेंगे हम लोग कि ये होता क्या है, उसके बाद आएंगे ना, क्योंकि हम लोग अभी जाने कि ये क्या होता है। तो ऑन में टच होता है, स्पर्श होता है, और ओवर में स्पर्श नहीं होता है, ऊपर, उस तरीके से। तो द फैन इज ओवर आवर हेड। जैसे हम कहें, आई लिव एट पटना, मैं पटना में रहता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि वो प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो एट कहाँ, इन कहाँ। तो छोटे जगहों के लिए एट लगाते हैं और बड़े जगहों के लिए, महानगरों के लिए, सिटीज़ के लिए, बड़े बड़े सिटीज़ के लिए इन लगाते हैं। तो मैं पटना में रहता हूँ। अब आप इन लगे कि एट के लिए मैं कहाँ से हो गया, वो हिंदी वाली बात छोड़िए, तो जान लीजिए कि किस रूप में क्या यूज होता है। मैंने कहा ना कि कभी भी आप ये मत समझिए कि हिंदी भाषा जैसा ये है, मतलब हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, नहीं, अलग अलग भाषाएं हैं, मिलती जुलती चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब हिंदी में मैं, पर, ये सब चीज़ भूल जाइए। आई लिव एट पटना। और ले सकते हैं,
तो देखिए, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह पानी में, नदी में, ये मतलब नदी, हिंदी में कहें तो वह नदी में कूद पड़ा। इनटू, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम और श्याम के बीच में बैठा है। बिटवीन, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। टू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं। टू, देखिए ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये इंफिनिटिव के रूप में यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहां टू है ये। आई बिलोंग टू सीमान, मैं सीमान से बिलोंग करता हूँ, सीमान का रहने वाला हूँ। तो टू, अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके साथ सर्टेन प्रीपोजिशंस आते हैं, दूसरा लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आई बिलोंग फ्रॉम पटना, आई बिलोंग फ्रॉम सीमान, गलत हो जाएगा, बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है। फ्रॉम लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फ्रॉम लगाना है तो कम लगाइए, हेल लगाइए। जैसे आई कम फ्रॉम सीमान, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं सीमान से आता हूं, मतलब भी वही है, मैं सीमान का रहने वाला हूं। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक ना। ये प्रीपोजिशन है, कुल मिलाकर के दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, रिलेशन कायम करना, एक संबंध स्थापित करना इनका काम है। नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी शब्दों से, सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स हैं उनसे कराना, ये प्रीपोजिशन का काम है, ठीक ना। याद रखिएगा, मीडिएटर, जिसको आप गांव देहात की भाषा में अगुआ कहते हैं ना, अगुआ, वही अगुआ है, बीच का काम करने वाला, प्रीपोजिशन, ठीक ना। देखिए एक लंबा सेंटेंस लिखे हैं, इसमें कई प्रीपोजिशन का यूज हुआ है।
महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, देखिए ऑन डेट के लिए ये वो दिन है, इन 1869 इन ईयर के लिए, एट पोरबंदर छोटा जगह है, एट इन काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये काठियावाड़ जिले में ऑफ गुजरात, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। देख रहे हैं कितने सारे प्रीपोजिशन यहाँ यूज हो रहे हैं। इस तरीके से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। आज का दिन 21 मई, आज ही के दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, आज उनका पुण्यतिथि है। तो जब भी दिन लिखना हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, जैसे तो यहाँ ऑन लगाते हैं दिन के लिए, महीना के लिए इन लगाते हैं। महीना मार्च है तो इन, वो मार्च में आया। ईयर के लिए भी इन लगाते हैं। इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल लिख करके मैं बताऊंगा इस प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये खास करके कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका कुछ न कुछ नियम है, बाकी सबको याद कर देना होगा। मैं एक लिस्ट दूंगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशंस में, खास करके कुछ सर्टेन नाउन्स के साथ कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस आएंगे, कुछ सर्टेन एडजेक्टिव्स के साथ कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस आएंगे, कुछ सर्टेन वर्ब्स के साथ कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस आएंगे। और जब वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशंस आते हैं तो एक और चीज़ बना देते हैं जिसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। और वो एक ही वर्ब के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लग करके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें लुक एट, अलग मीनिंग, लुक इनटू अलग मीनिंग, लुक आफ्टर अलग मीनिंग, लुक इन अलग मीनिंग, लुक फॉर। देख रहे हैं अलग अलग प्रीपोजिशन एक ही वर्ब के साथ लगकर अलग अलग मीनिंग देते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वर्ब और प्रीपोजिशन की यदि यारी हो गई ना तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक तरीके से काम करते हैं। इसको जब तक नहीं सीखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे लैंग्वेज में, बहुत मज़ा आता है, ठीक ना। जैसे आपको कहना है कि तुम क्या खोज रहे हो, तो व्हाट आर यू सर्चिंग, इससे बढ़िया है आप कहिएगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो मैं बताऊंगा बाद में वो सब चीज़ें हैं। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में हम छोटे मोटे तौर पर परिचय जान लिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों से कराता है ना। A preposition is a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. Is that clear? मैं समझता हूँ क्लियर होगा। आगे देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ना, यह, अब इसकी हिंदी मत पूछिएगा, कंजंक्शन की हिंदी क्या होती है, प्रीपोजिशन की हिंदी से क्या मतलब है, आपको सीखना है इंग्लिश, ठीक ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तुलना कर लीजिए सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, बट ऐसा नहीं कि कंजंक्शन मीन्स क्या, नाउन मीन्स क्या। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप भूलिए इन सब चीज़ों को। तो कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन जो है ना, कंजंक्ट शब्द से बना है और कंजंक्ट जो है वर्ब होता है, क्रिया, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड है मतलब जोड़ना, है ना, जोड़ना, टू ज्वाइन। तो
ये कंजंक्शन जो है ये जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। जैसे फेविकोल होता है ना, फेविक्विक होता है, जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से ये कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है। तो किसको जोड़ेगा? दो शब्दों को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो क्लाउज को जोड़ेगा, या दो सेंटेंस को जोड़ेगा। दो या दो से अधिक हो सकता है, कम से कम दो चाहिए, ठीक ना। तो आपसे कोई पूछे कि कंजंक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली कहिएगा या समझ लीजिए कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो या दो से अधिक शब्दों मतलब वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है ना। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस two or more than two words, phrases, clauses or sentences together. Is that clear? Example देखिए. Let's see some examples. बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये एन जो है राम और श्याम को जोड़ रहा है। राम और श्याम कौन है? दोस्त हैं। यू, ही एंड आई आर। आप सोचते हैं आई के साथ आर कैसे हो गया? इसलिए कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं, प्लूरल हो गए तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यहाँ एम नहीं होगा। और नियम है जब मैं पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, तो जब फर्स्ट पर्सन, अभी पर्सन पढ़ाना बाकी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक साथ आए तो 2, 3, 1 को जनरली फॉलो करते हैं। जनरली, नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं। मैं बताऊंगा एक्सेप्शनल केस क्या है। तो 2, 3, 1 मतलब पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे मित्र हैं। सीता एंड गीता, तो यहाँ एंड है। सीता एंड गीता आर प्लेइंग, ये जो है दो सेंटेंस को यहाँ कर सकते हैं, जोड़ा हुआ है। सीता इज प्लेइंग और गीता इज प्लेइंग, दोनों को जोड़ना है तो सीता एंड गीता आर प्लेइंग, ठीक ना। तो इस तरीके से कॉल मी व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प, ठीक ना। जब तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता हो तो तुम मुझे कॉल करो, तो व्हेनेवर, ठीक ना। He was playing while she was reading. जब वो पढ़ रही थी तो वो खेल रहा था। while, बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है।
माई फ्रेंड इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट मेरा मित्र गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ दो सेंटेंस है, यहाँ जुड़ा हुआ है। माई फ्रेंड इज पुअर एक सेंटेंस, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट दूसरा सेंटेंस। इन दोनों को जोड़ दिया, माई फ्रेंड इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कंजंक्शन का काम क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेजेस, मतलब इसको हम वाक्यांश कह सकते हैं हिंदी जैसा। तो आप इंग्लिश में जानिए, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर, एक साथ जोड़ता है, वो कंजंक्शन है। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। और लगते हैं गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। और है, मुझे एक कलम दो या एक पेंसिल दो। ठीक ना। इस काम को करो वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, हटा दूंगा। या अदरवाइज या और दोनों होता है। Follow my orders, otherwise you will be suspended. Otherwise, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि कंजंक्शन का काम है जोड़ना। तो बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको देखेंगे, अभी परिचय हो गया। और लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इंटरजेक्शन और जब सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मिलता जुलता है लेकिन बड़ा अंतर है। तो इंटरजेक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो सडन, मतलब अचानक से, ऑल ऑन सडन, इमीडिएटली, प्री प्लान में मैंने सोच समझ के नहीं, अचानक कोई खुशी होती है, कोई दुख होता है, कोई आश्चर्य होता है, आश्चर्य हो, कोई शोक हो, उसको प्रकट करने के लिए हम लोग ये इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है इसलिए वर्ड तक सीमित रहता है, सेंटेंस के बाकी पोर्शन के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो फिर से एक बार, इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी अचानक, ठीक ना, खुशी या दुख या शोक या आश्चर्य की तीव्र भावना को व्यक्त करता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के बाकी पोर्शन के साथ, बाकी हिस्से के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई मतलब ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू डिफाइन इंटरजेक्शन और टू टेल समथिंग अबाउट इंटरजेक्शन, यू विल सिंपली से an interjection is a word which expresses some sudden feelings and has no grammatical connection with the rest of the sentence. Is that correct? Is that clear?
इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो हमारी अचानक से कोई खुशी की, दुख की, आश्चर्य की जो तीव्र भावना होती है उसको दिखाता है, और सेंटेंस के बाकी पोर्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं। जैसे लेट्स सी सम एग्जांपल। पहले इतना देखिए, जैसे हम कहते हैं हुर्रे, इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया हैज वन द मैच, वन, वो नहीं, वन व ना, इंडिया हैज वन द मैच मतलब वह, इंडिया ने मैच जीत लिया, इंडिया मैच जीत लिया। तो क्या होता है, अचानक से खुशी आती है तो हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे वाओ द केक इज वेरी टेस्टी, वह केक बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, खुशी हुई। तो देखिएगा ये इंटरजेक्शन यहीं तक है। अब इस पोर्शन से इंडिया हैज वन द मैच से इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ इंटरजेक्शन नहीं है। जैसे वाओ, यह खुशी को दिखाता है, बहुत टेस्टी है, तो द केक इज वेरी टेस्टी, इस पोर्शन के साथ इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अलास माई फ्रेंड इज नो मोर, है ना, कि मेरा मित्र अब नहीं रहा, हो सकता है किसी चीज से उसकी मृत्यु हो गई हो, कहीं कोरोना से। आउच, आउच मतलब अचानक से दुख होता है, आउच, या कुछ चुभ जाए या कुछ कट जाए, फट जाए, आउच, आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई। तो मैंने अपनी उंगली काट ली मतलब क्या, ऐसे थोड़े बोलेंगे मैंने अपनी उंगली काट ली मतलब मैं चाहता था काट लेना, नहीं ना, मेरी उंगली कट गई, उसके लिए हम लोग बोलते हैं आई हैव कट माई फिंगर, ठीक ना।
देखिए, ओह, यहीं तक इंट्रोडक्शन है। ओह, आई हैव ए सीवियर हेडेक, मेरे सिर में बहुत दर्द है। ओह इंट्रोडक्शन है, बाकी से कोई मतलब नहीं। हे लुक एट दैट, हम लोग कुछ नया सीखते हैं, अरे वो देखो, तो उसमें जो है हम लोगों को एक आश्चर्य होता है। तो है यही इंट्रोडक्शन है, बाकी ये सब सिंपल। जैसे हाय व्हाट्स न्यू, है क्या, अरे नया क्या है, नया क्या है, तो हाय। जैसे सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो दुख हो रहा है। ये ऊह, आउच, वाओ, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे अचानक जो है सुख दुख आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। और अब देख रहे हैं कि सेंटेंस के बाकी पोर्शन के साथ बहुत सारे सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, जब डिटेल पढ़ेंगे तो देखेंगे। बाकी सब सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन इनका नहीं होता है, ठीक ना। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पूरे सेंटेंस से मतलब रहता है। जैसे एक आध देख लें, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें देखिए कुछ सेंटेंस लिख दिया हमने। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या सुंदर नजारा था, क्या सुंदर नजारा है, कुछ भी हो सकता है, था में, है में। तो यहां पर देखिएगा पूरे सेंटेंस में ये इन्वॉल्वमेंट है, पूरा सेंटेंस है, ये किसी एक वर्ड तक लिमिटेड नहीं है, पूरे सेंटेंस में है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इंटरजेक्शन नहीं है। जैसे व्हाट अ टेस्टी केक, व्हाट अ टेस्टी केक, तो गजब टेस्टी केक है, तो ये पूरा सेंटेंस तक है, ये किसी एक वर्ड तक लिमिटेड नहीं है। जैसे हाउ वंडरफुली ही प्लेड, वह गजब खेला, हर बॉल पर चौका लगा दिया, एक ओवर में 6 चौका, एक ओवर में 6 छक्का, या ऐसा मैच खेला कि जिता ही दिया, अकेले जिता दिया। तो हाउ वंडरफुली ही प्लेड बोल सकते हैं पूरा सेंटेंस। व्हाट अ फनी लैंग्वेज इंग्लिश इज, इंग्लिश गजब फनी लैंग्वेज है, तो आप कह सकते हैं
पूरा सेंटेंस इसमें इन्वॉल्व है, कोई एक वर्ड तक नहीं है। और आश्चर्य यहाँ भी हो रहा है, खुशी यहाँ भी हो रही है ना, दुख यहाँ भी आएगा। हाउ फाइन यू टीच अस, आप हमें कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो पूरे सेंटेंस तक इन्वॉल्वमेंट होता है। मुझे ये दिखाना था, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही जब आऊँगा वहाँ, तो मुझे दिखाना ये था कि इंटरजेक्शन में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंतर क्या है, मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों के लिए यूज होता है। तो वो एक वर्ड तक लिमिटेड है और ये पूरा सेंटेंस इसमें होता है। इसमें कभी कभी वर्ब रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन वो भाव छुपा रहता है, ठीक ना। तो ये था आपका मोटे तौर पे ये वर्ड एंड काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड्स कितने, वर्ड क्या होता है, वर्ड कितने प्रकार के वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बांटे जाते हैं। अब बनावट के आधार पर जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, तो वर्ड दो प्रकार के होंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोले थे फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अभी हमको ये जानना था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड दोज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो परिचय हम लोग देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ी सी चर्चा सेंटेंस के बारे में करेंगे, तब कोई ग्रामर का अगला टॉपिक, और फिर बीच में हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे जो पढ़ना सीख लें। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनको आदमी सीख लेना, याद कर जाए ना, तो मोटे तौर पे कुछ पढ़ना आ जाएगा। नया वर्ड रहेगा वो डिक्शनरी में देख लेंगे। तो हम कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अब तक जितने वीडियोस आए इस वर्ड्स पर परिचय, जहाँ कहीं मान लीजिए आपको लास्ट वीडियो मिला, इसके पहले वाला देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। तो मैथ्स का, इंग्लिश का जो वीडियो अब मैं बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट बना के डाल दे रहा हूँ। और एक और प्लेलिस्ट बन गया है जो करंट में जो डाला जाता है वीडियोस, उसको हम वहाँ अपलोड करते हैं, वहाँ रखते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जा करके मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। अच्छे लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।